चाबी लगाकर फ्लैट का ताला खोलने लगी कि उसे लगा दरवाजा तो खोला जा चुका है। रोहित आ गए हैं इतना जल्दी? मन ही मन बुदबुदाई प्रिया। चिंता सी हुई, घड़ी देखी, कांटे भागकर 5:45 बजने जा रहे थे। ओह, वह खुद पूरे पौने घंटा देर घर से पहुंची है। पत्नी का ऑफिस से देर से घर आना कतई पसंद नहीं है रोहित को। 2 साल पहले नौकरी करने की इच्छा प्रकट की थी, तब यही शर्त रखी थी कि पति ने कि मुझसे पहले घर पहुंचना होगा। मैं आऊं तब घर मुझे खुला मिलना चाहिए। ऑफिस से थका मांदा आऊं और मुझे दरवाजे पर ताला ठेंगा दिखाए, ये नहीं चलेगा। फुर्ती से वह अंदर दाखिल हुई। पर्स पटका, देखा रोहित बाथरूम में थे। वॉश बेसिन पर हाथ मुंह धोकर फटाफट रसोई में घुसी चाय के लिए। पति को ऑफिस से आते ही चाय चाहिए, मसाले की खुशबू वाली, नहीं तो उनकी पैसानी पर बल पड़ जाते हैं। पढ़ाई से लेकर नौकरी करने तक की स्त्रियां की खामियां गिना डालेंगे, उनके लिए 4 दीवारें ही ठीक ठहराएंगे। सुनकर मन ही मन हंसी आती कि सभी स्त्रियां 4 दीवारी में सिमट जाएंगी तो आप ऑफिस में मन किससे बहलाएंगे। लेकिन चुप रहती। रोहित उन पुरुषों में से हैं जो स्वयं के लिए तो हर रंग आधुनिकता का चाहेंगे, लेकिन पत्नी के कपड़े किस रंग के और किस तरह के आएंगे ये भी वे खुद तय करेंगे। खुद की हर सोच और करतूत को नए जमाने का जामा पहनाएंगे, लेकिन पत्नी बालकनी में खड़ी भी हो जाए तो ये भी गवारा नहीं करेंगे। रोहित को पहली बार देखा था तो मन दरक गया था। डड़बड़ाई आंखों से माँ को देखती रही। माँ ने खुद की आंखें पोंछ उसके सिर पर हाथ फेर दिया था। बस उस स्पर्श में कई मजबूरियों की पीड़ा थी। वैधव्य से ग्रसित जवान होती बेटी की माँ जो स्वयं दूसरों की मोहताज हो, उसकी मजबूरियों की गठरी हमारा समाज बढ़ाता ही जाता है। ऐसे में महानगर में रोजगार पाए दामाद की कृपा दृष्टि पड़ रही है तो यह बड़ी सौभाग्य की बात है। पूरे कस्बे ने प्रिया के इस सौभाग्य को सराहा। अपने मनोभावों के जंगल से निकलकर गहरी उदास सांस भरी प्रिया ने देखा कि चाय की भगोली पड़ी थी, पीली दिखती है। अब तैयार होना ही पड़ेगा एक अनचाही बहस के लिए, बल्कि एक तरफा डांट कहना ज्यादा ठीक होगा। अब अपनी सफाई में कुछ भी कहना छोड़ दिया है प्रिया ने, बस सिर झुकाए सुन लेती है। उनकी शर्तों पर नौकरी की है तो सुनना ही पड़ेगा। उन गलतियों की कोई माफी नहीं। प्रिया कुछ कहना ही नहीं चाहती। दिन भर की थकान और घर की उदासी के वातावरण के बाद उसमें इतनी जान ही नहीं बचती कि वह कुछ कह सके। बस तूफान को गुजार देना चाहती है ताकि उदासी सही, शांति तो रहेगी। कुछ लिखने पढ़ने के लिए घर में आकर सोफे पर बैठ गई, आंखें मूंद कर कुछ सोचते हुए। जाने किन तंद्राओं में भटकती रहती। यदि किसी के आसपास आने जाने की आहट न मिली होती, बहुत थक गई हो। झटके से प्रिया ने आंखें खोली। कंप्यूटर की कुर्सी पर बैठते हुए पति का चेहरा न जाने क्यों अजीब सा व्यंग भरा लगा। यह शब्द सहानुभूति के लिए नहीं थे। इन दिनों में वह ये जान गई है। हाँ, आज साइट पर जाना पड़ गया, इसी वजह से देर। उसने माहौल को सपाट सा रखने के लिए कहा। किसके साथ? मैडम, रवि और मैं। राधिका को भी चलना था, लेकिन अचानक उसके भैया भाभी आ गए, इसलिए वह नहीं आ पाई। उसने आशंकित हृदय से टेबल पर पड़ी मैगजीन के पन्ने यूं ही पलटते हुए कहा। जानती है कुछ ना कुछ कड़वा ही कहेंगे, लेकिन आशा की विपरीत अपने काम में लगे रहे। चाय और बना दूं? साथ साथ पी लेते हैं। मैं पी चुका हूं और तुम तो पी कर आई होगी उसके साथ। प्रिया ने साफ जाना कि ये शब्द दांतों को जरा भींचकर गुस्से में कहे गए हैं। वह आहत हुई अपमान से। आंखों की कौर गीली हो गई, लेकिन स्वयं को जब्त कर उठी। सोचा इनसे उलझने की बजाय उठकर खाना बना दूं, देरी हो जाएगी। रोहित को भी भूख लगी होगी। साइट में काम से थकान कम ही थी, लेकिन पति के एक वाक्य ने जैसे उसे घायल कर दिया। लेकिन वह उसकी सोच का क्या करे। जब तब पति रवि का नाम न लेकर उसी को संबोधित कर ताना मारते हैं। वह समझकर छलनी हो जाती है। कैसे उन निर्मूल शंकाओं का समाधान करे। चीख चीख कर कहना चाहती है, क्यों अपनी सोचों में उलझकर घर की शांति को आग लगाते हो। उनको समझाना चाहती, लेकिन समझाने से भी भला कोई समझा है क्या। ऑफिस की चर्चा वह घर पर कम ही करती।
कहीं यही वजह तो नहीं है कि ऑफिस का रोजमर्रा का राग नहीं आलापती। इससे पति को लगता है कि वह कुछ छुपा रही है, लेकिन घर में ऑफिस की बात व ऑफिस में घरेलू बातें न करने से उसके अपने सिद्धांत हैं, न कि कोई दूसरा कारण। तभी तो ऑफिस में उसकी एक ही अलग ही इमेज है। वह शांति चाहती है, ऑफिस में ऑफिस के अनुरूप व घर में घर के अनुरूप। इसीलिए उसने ये तालमेल बिठा रखा है। और पति रवि से एक ही बार तो मिले हैं, वह भी अनायास ही। कोई सोची समझी मुलाकात नहीं हुई। रवि अच्छा सुलझा हुआ युवक है। ऑफिस जाते ही अच्छी दोस्ती हो गई है उससे। 2-4 दिन बाद ही कैंटीन में चाय पीते वक्त भावुक होकर रवि ने कहा, आप बिल्कुल मेरी दीदी जैसी दिखती हैं। बातचीत का लहजा भी वैसा ही। दीदी तो मेरी दूर दूसरे शहर में हैं। क्या मैं आपको ही दीदी कहूँ तो आपको ऐतराज तो नहीं? उस वक्त उस दीदी का वह छोटा भाई बेहद मासूम और स्वस्थ भावना वाला लगा था। अन्यथा प्रिया को बेवजह रिश्ते गांठना पसंद नहीं है। हर कोई सचमुच भाई नहीं होता और ना ही भाई कहकर उसमें वह भावना भरी जा सकती है। लेकिन रवि के चेहरे में एक अपनापन सी नजर आई थी प्रिया को कि उसका दीदी कहना अखरा नहीं। बिल्कुल उसे अपने जैसे विचार जानकर वह हतप्रद रह गई। और सचमुच बेहद संतुलित सम्मान पूर्वक रहा था रवि। केवल कैंटीन में ही खुलकर बात करता, अपनी बीमार माँ की, दीदी की। पिता थे नहीं, बस यही परिवार था। माँ को बेहद सम्मान देता, उनकी भावनाएं समझता। सच ही है, जो अपनी माँ और बहन को समझ ले वह दुनिया की हर स्त्री को सम्मान से देख सकता है। ऑफिस में लाकर 2 बार माँ से भी मिला दिया था। घर चलने का आग्रह प्रिया ने हमेशा ही टाला और कभी रवि को भी अपने घर चलने का न्योता न दिया। रोहित को वह आदर की दृष्टि से देखता। कई बार रोहित से मिलने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसने ध्यान न दिया। जाने क्या सोचकर उसने रोहित से मिलाना उचित न समझा। अब लगता है ठीक ही किया, अन्यथा जो ताने उसे आज आहत कर रहे हैं वह कब के शुरू हो गए होते। प्रिया को पति की मानसिकता पर हंसी आ गई। कितनी छोटी सोच रखते हैं। अपने आप को आधुनिक कहते नहीं आगाथे, लेकिन सोच वही पुरानी वाली। पत्नी के लिए पैरों में भेड़िया डालना हमेशा सुहाता है। कभी सोचा भी न था कि उसे ऐसी सोच वाले कुंठित व्यक्ति के साथ जीवन गुजारना पड़ेगा। सारे सपने उस एक घटना ने चूर कर दिए। उस दिन अचानक ही शाम को रवि आया, हैरान परेशान बदहवास सा। झटपट रोहित को नमस्ते किया और बोला, प्रिया जी चलिए ना, माँ अस्पताल में है। आज बहुत तेज दर्द हुआ तो जबरदस्ती अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, लेकिन माँ नहीं मान रही है, कहती है ठीक हो जाएगा। भला बीमारी भी कभी अपने आप ठीक हुई है? ठीक ही होना होता तो इतनी बढ़ती ही क्यों? आप चलकर समझाइए ना। दीदी यहाँ होती तो बहुत सहारा रहता। आपका विश्वास करती हैं, आपसे जरूर मान जाएंगी। प्लीज चलिए ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी ही आपको घर वापस छोड़ दूंगा। यह सब एक साथ ही कह दिया। दया उमड़ आई उस पर। उस घड़ी लगा परिवार रिश्तेदार कितने जरूरी होते हैं इंसान के लिए। वह फुर्ती से चल पड़ी। बेहद निरुपाय सा लग रहा था वह। उसकी चिंता में उसे पति से आज्ञा लेने का ख्याल ही न रहा। ये सारी गतिविधि पति बूथ बन देखता रह गया। वापस लौटी तो घर में तूफान के पहले की शांति थी। भन्नाए हुए बैठे थे। गुस्सा हलक में फट पड़ने के लिए रोका हुआ था। भीतर प्रवेश करते ही उस दिन पति की निर्मूल धारणाओं का बांध फूट पड़ा। किस दर्जे की छोटी बात न की, क्या क्या इल्जाम न दिए। वह केवल विस्फारित आंखों से उसका वह रूप देखती रही। सदमे सी हालत में वह सोचती ही रही कि उससे कहाँ गलती हुई। उस जैसे आदमी से वह निभा रही है, वही क्या कम है? और इंसानियत के नाते किसी की मदद करने के लिए भी किसी की आज्ञा की जरूरत है। उसका असली रूप सामने आ गया था। वह बुरी तरह से ठगा महसूस कर रही थी। उसने सोचा भी न था कि पति ऐसे इल्जाम भी लगा सकता है। 2-3 दिन ऑफिस न जा पाई। जब गई तो उसका निचड़ा हुआ चेहरा देखकर सारा ऑफिस दंग रह गया था। भला प्रिया जी को क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन वो नहीं जानते कि पुरुष की सोच की सजा सदैव ही औरत को ही भुगतनी पड़ती है। रवि को भी बड़ी मुश्किल से विश्वास दिला पाई थी कि तबीयत ही ठीक नहीं है और कोई बात नहीं। अक्सर ही कहता,
माँ आपको याद करती है, लेकिन वह फोन पर ही बातें कर देती। रवि को पति की सोच के बारे में बताकर वह पति का सम्मान कम नहीं करना चाहती थी। नारी का मन भी अजीब है, पति का सम्मान किसी की नजरों में कम नहीं होने देना चाहती। पति भले ही कैसा भी क्यों ना हो, दुनिया के सामने उसका अच्छा रूप ही प्रस्तुत करती है, सदैव ही अभिनय ही करती है। वैसे भी उन दिनों नाराज ही चल रहे थे। उनकी कंपनी अचानक ही बंद हो गई थी। भाग दौड़ कर दूसरी प्राइवेट नौकरी ढूंढ ली, लेकिन पद और वेतन इच्छानुरूप न थे। वह घटना क्या भूल गए रोहित? भाई की शादी में मायके गई थी हफ्ते भर के लिए, लेकिन 4 ही दिन वापस आ गई। सोचा पति को दोनों समय भोजन की परेशानी होती होगी, लॉज का खाना खा खा कर अपना पेट ही खराब कर डालेंगे। चाबी पास ही थी, दरवाजा खोल दिया। जो देखा तो दंग रह गई। निहायत आधुनिक वस्त्रों वाली एक लड़की के बगल में बिल्कुल सट कर बैठे थे रोहित। लड़की का हाथ अपने हाथों में ले कुछ फुसफुसा रहे थे। मुझे देखकर जैसे आसमां से गिरे। लड़की बुरी तरह छेप गई। दोनों के माथे पर भरपूर पसीना चू गया। उस मुश्किल घड़ी में भी उनकी काटो तो खून नहीं वाली स्थिति देख हंसी आ गई। लड़की ने इशारे से पूछा, कौन? पति ने थूक घटकते बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी पत्नी। पत्नी? वह उछल कर चीखी। प्रिया ने सब्र रख कर नमस्ते किया। वह जानती है कि चीखने चिल्लाने से पति घबराने वालों में से नहीं है। लड़की बुरी तरह सिटपिटा गई। ऐसी उम्मीद उसे किसी पत्नी से नहीं रही होगी। वह अपना पर्स संभाल कर जाने को ही, लेकिन प्रिया ने उसे बेहद अपनेपन से बिठाया और चाय पिलाकर ही भेजा। पति कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वह सहज ही बनी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बाथरूम में नहाने के बहाने घुसी तो टूटे विश्वास ने जैसे नदियां बहा दी खारे पानी की। बाथरूम से वापस आई तो देखा पति उसी तरह सिर झुकाए बैठे हैं। उसने सोचा, चलो कुछ तो हया बची है इसमें, वरना वह तो उसे किसी किस्म की सज्जनता की उम्मीद छोड़ने वाली थी। वो रहने दो, इससे आगे उसे कुछ ना कहा गया। पति के ऑफिस फोन किया। बॉस ने कहा, हम आपको सूचित करने वाले थे मैम। मुझे भी इन दिनों कुछ आभास होने लगा था, पर अब आप चिंता मत कीजिए। लड़की कैंटीन वाले की बेटी है, मैं उसे लताड़ दूंगा और हुआ तो उसे निकाल भी दूंगा। आप रोहित को समझाइए। वैसे इतना भी बुरा नहीं है रोहित। उसे कुछ तसल्ली हुई, इसलिए नहीं कि बात यही खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि माँ तक कुछ भी पहुंचने से बच जाएगा, वरना उनका भ्रम टूट जाएगा अपने गुड़ी जमाई का। भला हो प्रिया की तकदीर या समय का कि कंपनी अचानक ही बंद हो गई, नहीं तो वह घटनाक्रम बन गया होता। लेकिन उसके बाद से ही प्रिया और रोहित के रिश्ते में वो मजबूती ना रही। अब यदि ऐसा नहीं है तो शायद रोहित के रिश्ते में पहले भी कोई प्रेम की दृढ़ता नहीं थी। ऐसा होता तो उनके प्रेम में कोई यूं ही सेंध ना लगा देता। कहीं ना कहीं तो पोल थी ही। पहले भी प्रिया की तरफ से ही बेहद प्रेम था और रोहित के प्रेम का भ्रम। और अब तो प्रिया ही इस घर को मकान बनने से बचाने पर अड़िग थी। उस दिन के बाद से उसने रवि से बातचीत घटाते घटाते बिल्कुल ही कम कर दी। यहाँ तक कि आमने सामने पड़ने पर मुस्कुराने भर तक कर ली। अब तो किसी से मित्रता करने में भी उसे डर लगने लगा। सोचती, किसी दूसरे को क्यों अपने पति के मानसिक कीचड़ में घसीटूं। उसे लगता पत्नी अपने मित्र भी अपनी मर्जी से नहीं चुन सकती, उसमें भी पुरुष की मानसिकता को ढोना पड़ता है। पति तो जैसा मिलना था मिल चुका, उसमें तो राय का प्रश्न ही नहीं उठता। सोच सोच कर सिर दर्द से फटने लगता। कितना ही समय ऐसे ही सोचते सोचते बीत जाता, उसे पता ही न चलता। जाने किन विचारों की अंधेरी गलियों में व्यर्थ भटकती रहती है। जीवन बड़ा अजीब सा हो चला है। इस समांतर जीवन से तंग आ गई है वह। दोनों सवेरे अपने अपने रास्ते पकड़ते हैं, शाम ढले वह सब्जी वगैरह लेकर घर लौटती है। रोहित को कोई मतलब ही नहीं है गृहस्थी से। तमाम तरह की बिल और अन्य औपचारिकताएं वही निपटाती है। सोचती है ठीक ही है, इसी में समय व्यतीत हो जाता है। उत्साहहीन ढर्रे पर चलती जीवन की जरूरतें भी कम हो जाती हैं। जीवन के सारे शौक मनोरंजन का संबंध तो सीधा खुशी और उमंग से है। जब वही नहीं है तो एक लकीर सी रह जाती है जिसे यंत्र की तरह पीटना पड़ता है।
जो खाना बनाती है चुपचाप खा लेते हैं। न पहले की तरह उल्हाना न शिकायत। कई महीने कैसे निकल गए, कई कई दिन औपचारिक बातचीत भी नहीं होती। बिना लक्ष्य घिसटती जिंदगी त्रासदी न बनकर रह जाए। प्रिया यही सोचती है आजकल। कहाँ जाए, और कहीं उसके लिए सुख के टोकरे भरे पड़े हैं। समझौता और सामंजस्य तो हर कहीं बिठाने ही पड़ेंगे, चाहे स्त्री दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए। बस रूप बदलते रहेंगे। दूसरे हाल पर दुनिया के सवाल कौन सा जीने देते हैं। कम से कम लोग रोहित की पत्नी के रूप में सम्मानजनक नजरों से तो देखते हैं। तलाकशुदा या पति से अलग रहने वाली स्त्रियां की यंत्रणा देखी है, एक जंजाल में उलझ कर रह जाती हैं। आईने में अपना चेहरा देखती है तो चेहरा वीरानगी का पता देता है। कुछ ही सालों बल्कि महीनों ने उसके लावण्य पर झाड़ू ही फेर दी है। आंखों की जगह जैसे गहरे भूरे रंग के कटोरे ने ले ली है। उसकी स्वयं को आकर्षित करने वाली भी छवि भी बुझने लगी है। रोहित में भी इन दोनों परिवर्तन पाने लगी है। थोड़े से खुश नजर आते हैं, सामने देखकर तो नहीं बल्कि आते जाते सहज बातों का पुल बांधने लगे हैं। वह भी अब थोड़ा सा सामान्य होने की कोशिश करती है। रोहित के दोस्त विनय की शादी की सालगिरह पार्टी में जाना है। मन तो बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, लेकिन जाना जरूरी है। न जाने क्या सोचकर पति की पसंद की गुलाबी रंग की साड़ी चुन ली पार्टी के लिए। कई दिनों से त्याग से पड़ी मेकअप की चीजों ने उसे थोड़ा आकर्षित किया। तैयार होकर बाहर निकली तो पति बस देखते ही रह गए। कुछ कहना चाहने लगे, लेकिन वह आगे बढ़ गई। गाड़ी में बैठते हुए उसने शीशे में से देखा। एकाएक चेहरा उतर गया रोहित का। बगल में बैठे हुए पति को कनखियों से देखा। प्रिया की पसंदीदा हरी शर्ट पहनी है आज, जिसे वह उसके शादी के बाद आए पहले जन्मदिन पर दी थी। ठंडी सी प्रतिक्रिया देकर बस लेकर रख ली थी, पहना कभी नहीं। उसके बाद कुछ तोहफा देने की उम्मीद ही न जग उठी। विनय और अंजलि की कैसी सुंदर जोड़ी है। हंसते मुस्कुराते दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दोनों ही एक दूसरे की तकलीफ उठाने को जैसे तत्पर रहते हैं। और उनका प्यारा सा बेटा, जैसे उनका प्रेम सजीव हो, मुस्कुरा रहा हो। उन्हें देख रोहित ने एक ठंडी सांस भरकर प्रिया को देखा तो वह भी रोहित को ही देख रही थी। एकाएक ही उसे यह याद आ गया कि 4 साल होने को आए हैं उनकी शादी को। अब तक बच्चे के बारे में सोचा क्यों नहीं? कहीं प्रकृति उनसे यही इशारा तो नहीं कर रही? जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। इन बातों से ही दोनों एक दूसरे से छिटक कर दूर जा खड़े हैं, अजनबियों की तरह। फिर पति पत्नी को जीवन साथी यूं ही तो नहीं कह दिया जाता। क्या किसी की गलती पर उसे माफ कर उसका हाथ नहीं थामा जा सकता? उसे फिर से साथ नहीं लिया जा सकता? क्या पता रोहित भी मेरा ही इंतजार कर रहे हों। प्रिया ने आंसुओं से लबालब आंखों से पति को देखा तो वह डड़बड़ाई आंखें लिए प्रिया की ओर दोनों बाहें फैलाए थे उसे थामने के लिए। इसी क्षण की तो उसे प्रतीक्षा थी। उसने एक नजर इधर उधर देखा और दौड़कर रोहित की बाहों में समा गई।